आजकल दुनिया भर में ना सावरडो का एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सैन फ्रांसिस्को की बड़ी बड़ी बेकरीज इसे 800 रुपए प्रति लोफ के हिसाब से बेचती हैं और इंटरनेट पर इसे एक प्राचीन फर्मेंटेड ब्रेड कहकर खूब सराहा जाता है। लेकिन इस महंगे और वायरल सावरडो क्रेज से बहुत दूर उत्तर भारत के लगभग हर पुराने घर में एक ढकी हुई परात में खमीर उठ रहा था। बिना किसी फैंसी स्टार्टर जार के, बिना किसी सोशल मीडिया हाइप के, ये भारत की अपनी खमीर परंपरा है जो पीढ़ियों से एकदम हमारी नज़रों के सामने थी, लेकिन जिसे शायद कभी वो इंटरनेशनल पहचान नहीं मिली। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम वाइल्ड फर्मेंटेशन के जादू को समझ रहे हैं, जहां बैक्टीरिया खुद ब खुद काम करते हैं। आज हम उसी प्रक्रिया का यीस्ट वर्जन देखेंगे। बस बैक्टीरिया की जगह यीस्ट है और लिक्विड की जगह गूंधा हुआ आटा। आज हम इस प्राचीन भारतीय पाक परंपरा के पीछे छिपे हुए उस कमाल के विज्ञान को डीकोड करेंगे, जो एक साधारण से आटे को बेहद फ्लफी, हल्के, खट्टे और स्वादिष्ट रूप में बदल देता है। तो आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे: सॉडो ट्रेंड और भारतीय परंपरा की तुलना, फिर वाइल्ड यीस्ट का असली विज्ञान, इसके बाद पारंपरिक स्टेप बाय स्टेप विधि, सॉडो और खमीर का सीधा कंपैरिजन, भारत की अलग अलग क्षेत्रीय खमीरी रोटियां और अंत में खमीर से जुड़े कुछ बहुत ही कॉमन मिथ्स यानी भ्रमों को तोड़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉडो ट्रेंड और हमारी अपनी भारतीय परंपरा की। तो असल में ये खमीर है क्या? अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो खमीर और कुछ नहीं बल्कि एक वाइल्ड यीस्ट फर्मेंटेशन है। हवा में और आटे की सतह पर एक यीस्ट होता है, सैकेरामाइसिस सेरेविसी, और यही यीस्ट आटे के अंदर मौजूद शुगर्स को खाता है। अब जब ये यीस्ट शुगर खाता है तो दो चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। ये जो CO2 गैस है ना, ये आटे के अंदर फंस जाती है, जिससे आटा फूलने लगता है। और जो इथेनॉल है वो पकते समय उड़ तो जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है अपना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हल्का सा टैंगी फ्लेवर। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए। हमारे घरों में जो पुरानी घिसी हुई आटे की परात पीढ़ियों से इस्तेमाल होती आ रही थी ना, उसकी दीवारों पर असल में एक लिविंग यीस्ट कल्चर मौजूद था। भारतीय घरों की पीढ़ियों ने बिना उन परातों को बहुत ज्यादा साबुन से रगड़े अनजाने में ही एक कंटिन्यूअस वाइल्ड यीस्ट कल्चर को बनाए रखा। ये सच में एक जीवित धरोहर थी, बस हमने कभी इसे फैंसी स्टार्टर का नाम नहीं दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस वाइल्ड यीस्ट के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप एक त्रिकोण या ट्रायंगल की तरह सोच सकते हैं। पहला हिस्सा है ग्लूटिन। ग्लूटिन बेसिकली आटे में मौजूद प्रोटीन से बना एक इलास्टिक जाल है। दूसरा हिस्सा है CO2, यानी वो हवा जो इस जाल को फुलाती है। और तीसरा है वाइल्ड यीस्ट, जो एकदम एक हवा भरने वाले पंप की तरह काम करता है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो आटा बिल्कुल एक गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। यही वो जादू है जो एक सादी चपाती में कभी नहीं होता। साइंस तो हमने समझ ली, लेकिन इसे रसोई में पारंपरिक तरीके से कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। पारंपरिक रूप से खमीर बनाने के ये 6 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले स्टार्टर तैयार होता है, जिसमें 24 से 48 घंटे लगते हैं। फिर मुख्य आटा 8-10 मिनट तक गूंथा जाता है ताकि वो ग्लूटेन वाला जाल बन सके। इसके बाद 4 से 6 घंटे का पहला उभार यानी फर्स्ट राइज होता है। फिर उसकी गैस निकालकर उसे शेप दी जाती है। पकाने से ठीक पहले 30 से 45 मिनट का एक दूसरा राइस बहुत ज़रूरी है, और अंत में इसे तवे या तंदूर पर पकाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल का ट्रेडिशनल शॉर्टकट भी है। अगर आपको नया स्टार्टर नहीं बनाना तो पिछले दिन के आटे का एक छोटा सा टुकड़ा बचाकर अगले दिन इस्तेमाल कर लें। हमारे पूर्वजों का यही सबसे सटीक और स्मार्ट तरीका था। अब एक दिलचस्प सवाल, सोडो और खमीर में आखिर फ़र्क क्या है? अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो सॉडो की जड़ें भले ही प्राचीन हों, लेकिन आज ये सैन फ्रांसिस्को की पहचान है, जबकि खमीर मध्य एशिया और मुगल भारत की देन है। वैज्ञानिक रूप से सबसे बड़ा अंतर ये है कि सॉडो में यीस्ट के साथ साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी काम करते हैं, जो उसे एक बहुत ही गहरा, खट्टा स्वाद और 24 घंटे का लंबा प्रोसेस देते हैं। वहीं दूसरी तरफ खमीर मुख्य रूप से सिर्फ वाइल्ड यीस्ट पर निर्भर करता है, इसीलिए ये 4 से 8 घंटे में तेजी से उठता है और इसका स्वाद बहुत ही माइल्ड और नरम होता है। देखा जाए तो दोनों का साइंस एक ही है, बस उनकी कहानी और फ्लेवर अलग है। अब चलते हैं भारत की अलग अलग क्षेत्रीय खमीरी रोटियों के सफर पर।
सबसे पहले बात करते हैं भटूरे की, जो पंजाब और दिल्ली की जान है। इसमें मैदे और खमीर के साथ साथ दही का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दही ना एक डबल फर्मेंटेशन की लेयर जोड़ देता है। इसी एक्स्ट्रा फर्मेंटेशन की वजह से भटूरे में वो शानदार गुब्बारे जैसी हवा और जालीदार टेक्सचर आता है, जिसे हम छोलों के साथ इतना एंजॉय करते हैं। फिर आता है अमृतसर का मशहूर कुलचा। इसे तवे या तंदूर पर पकाया जाता है और इसके अंदर अक्सर आलू या पनीर भरा होता है। लेकिन एक असली अमृतसरी कुलचे का सीक्रेट क्या है? वो है उसका खमीर। इसके आटे को 6 से 8 घंटे का बहुत ही धीमा राइस दिया जाता है। इसी स्लो प्रोसेस की वजह से इसका स्ट्रक्चर इतना क्रिस्पी और रिच बनता है। अब थोड़ा रुक करते हैं नवाबों के शहर लखनऊ और हैदराबाद का, जहाँ की शान है शीरमाल। ये एक शाही मुगल ब्रेड है जिसमें दूध, केसर और घी मिलाया जाता है। यहाँ खमीर का विज्ञान बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। शीरमाल में खमीर का मेन काम रोटी को बहुत ज़्यादा फुलाना नहीं है, बल्कि उस हल्के मीठे केसरिया फ्लेवर प्रोफाइल को और ज़्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स बनाना है। और हमारी ये रीजनल यात्रा पूरी होती है बाकर खानी के साथ। ये कलकत्ता और ढाका की एक बेहद खास ब्रेड है। ये देखकर हैरानी होती है कि बिल्कुल वही सेम वाइल्ड यीस्ट जब अलग तकनीक से इस्तेमाल किया जाता है तो बाकर खानी को एक एकदम अलग, क्रिस्पी और कई परतों वाला टेक्सचर दे देता है। सच में ये विज्ञान और कला का क्या बेहतरीन संगम है। और अब आते हैं आज की चर्चा की आखिरी पड़ाव पर। खमीर से जुड़े कुछ बहुत ही आम भ्रमों को तोड़ते हैं। सबसे पहला और बड़ा भ्रम ये है कि बाजार से खरीदा हुआ पैकेट वाला यीस्ट और घर का खमीर दोनों एक ही बात है। लेकिन विज्ञान कहता है बिल्कुल नहीं। कमर्शियल यीस्ट सिर्फ एक सिंगल तेजी से काम करने वाला स्ट्रेन है, जबकि हमारे घर के वाइल्ड खमीर में कई अलग अलग यीस्ट स्ट्रेन और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। इसी मल्टीपल स्ट्रेन वाली जटिलता की वजह से असली खमीर का स्वाद उस पैकेट वाले यीस्ट से कई ज्यादा गहरा और शानदार होता है। एक और बहुत बड़ा शॉर्टकट जो अक्सर घरों में देखा जाता है वो है भटूरे के आटे में इनो पाउडर डालना। लोगों को लगता है कि इससे खमीर वाला ही काम हो जाएगा, लेकिन असलियत ये है कि इनो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन करता है जिससे अचानक CO2 गैस निकलती है। इसमें कोई जीवित कल्चर नहीं होता, कोई असली बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन नहीं होता, और इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स फ्लेवर खमीर से आता है ना, वो इनो आपको कभी नहीं दे सकता। सर्दियों में अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि भाई खमीर तो उठ ही नहीं रहा, लेकिन साइंस के अनुसार ठंड खमीर को मारती नहीं है, बस उसके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है। इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है। आटे को ओवन के अंदर रखें और सिर्फ उसकी लाइट चालू कर दीजिए। ये छोटी सी लाइट ही 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का एक एकदम परफेक्ट गर्म वातावरण बना देती है, जिससे यीस्ट खुशी खुशी अपना काम करता रहता है। और आखिर में ये भ्रम कि खमीर सिर्फ मैदे में ही अच्छा उठता है। देखिए, जब हम पूरा गेहूं या आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद चोकर यानी ब्रान असल में ग्लूटेन के उस नाजुक जाल को फिजिकली काट देता है, जिससे गैस बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर आप स्वाद और सेहत दोनों चाहते हैं तो विज्ञान के हिसाब से 70% आटा और 30% मैदे का मिश्रण एकदम परफेक्ट है। इससे आपको आटे का स्वाद और मैदे का बेहतरीन उभार दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो अगली बार जब भी किसी कैफे में सॉरडो ब्रेड की महानता की चर्चा हो ना, तो आप गर्व से मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये कोई नई खोज नहीं है। हमारी रसोई में उस ढकी हुई पुरानी परात में ये समृद्ध परंपरा सदियों से पनप रही है। उस वाइल्ड यीस्ट ने पीढ़ियों तक शांति से अपना काम किया है, बिना किसी ट्रेंड के, बिना किसी इंस्टाग्राम हैशटैग के, बस हमें बेहतरीन खाना परोसने के लिए। तो इस विश्लेषण को यहाँ खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर थोड़ा सोचिएगा। आपके अपने शहर या क्षेत्र की सबसे मशहूर खमीरी ब्रेड कौन सी है? और क्या आपके परिवार में खमीर बनाने की कोई पुरानी गुप्त रेसिपी आज भी मौजूद है? इस पर ज़रूर विचार करें। और हाँ, हमारे अगले विश्लेषण के लिए बिल्कुल तैयार रहें, जहां हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी फर्मेंटेड चावल के पेय के विज्ञान को डिकोड करेंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए